पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरीके से होती है। देखें, इससे पहले कि क्रैब साइकिल शुरू हो उससे पहले पायरोवेट, क्योंकि क्रैब साइकिल में पायरोवेट एंटर नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकता है पायरोवेट। देखें ये एंटर हो भी रहा है, आप देख रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर हो रहा है पायरोवेट ये एंट्री हो रही है, ये आप देख सकते हो। पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहा है। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है पायरोवेट की, और इससे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो NAD के साथ अटैच होते हैं और NADH+H में बदल जाते हैं। यानी एक पायरोवेट से एक NADH भी बनता है यहाँ पर। और ये 3 कार्बन वाला पायरोवेट बेटा ये 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल जाते हैं। ये 2 कार्बन है, देख लें, 1 और ये 2। साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होती है। मैंने कहा ना डीकार्बोक्सिलेशन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल कॉल द डीकार्बोक्सिलेशन। ये पूरा रिएक्शन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसकी लोकेशन नहीं भूलनी आपने। दिस विल अकर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। 2 पायरोवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बने थे। ऐसे ही था ना। चले अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया है क्रैब साइकिल। देखो बेटा, क्रैब साइकिल को बेसिकली 3 नामों से बोला जाता है। आपको तीनों नाम याद रखने हैं। इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। क्रैब बेसिकली साइंटिस्ट का नेम था। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो प्रोडक्ट है वो जो है बेटा सिट्रिक एसिड रिलेटेड है, सिट्रेट। इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा गया। नंबर 3, इसको ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो सिट्रेट होता है ना, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल भी इसको कहा जाए। 3 कार्बोक्सिल ग्रुप COOL, ये 3 होते हैं। इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल भी कहा गया। ये 3 नाम है इसी के। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है ऑक्सिलो एसीटेट, और इसके पास 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन इसके पास पाए जाते हैं। 4 कार्बन होते हैं इसके पास। ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A इसके साथ आकर मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे, और 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनेगा। ये बन गया। उसके बाद ये आइसोमर है। ये क्या है? ये एक दूसरे के आइसोमर है, सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में बस ये होता है कि OH दूसरे कार्बन पर आ जाता है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है आइसो, तो ये बन जाता है आइसोसिट्रेट। क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट। ये बेटे आपने याद रखना। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे पहले हो रहा था। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और ऑक्सीडेशन भी होएगी। किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं एक्सेप्ट कर लूं? भी बेटा वो हो रही है कॉपी है। अच्छा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर आप देख रहे हो कि रिलीज हो रहा है।
देखें, माइक बंद करो जिसका भी खुला है। अब देखें, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई तो बेटा ये जो 6 कार्बन वाला है ये बदल गया एक 5 कार्बन वाले कंपाउंड, दिस विल कॉल अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में बदल गया। अगेन यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अगेन यहां पर स्टेप एक और होगा, ऑक्सीडेटिव कि ऑक्सीडेशन भी होगी और डीकार्बोक्सी, देख लें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, ये 4 कार्बन वाला बनेगा और अगेन एक NaDH यहां बन जाएगा, एक और बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की। इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन NaDH के साथ मिल जाएंगे, NAD के साथ मिल जाएंगे और NaDH बन जाएगा। 4 कार्बन वाला बना सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनेट में बदलेगा तो बेटे बनेगा GTP। ये ऐसे होता है कि GDP विल बी कन्वर्टेड इनटू GTP। GDP विल बी कन्वर्टेड इनटू GTP। अब GTP का मसला यह है कि बेटा ये अनस्टेबल होता है, इसने वापस इसमें बदलना है। लेकिन जब ये GTP दोबारा गोनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलेगा तो इससे जो एनर्जी हासिल होती है वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाकर बना देगी ATP। क्या बना देगी? वो ATP बना देगी। मतलब एक ATP यहां पर इस तरीके से हासिल हो जाएगा। ओके हो गया। अब ये बन गया सक्सिनेट, इसमें 4 कार्बन है। अब मजीद कार्बन नहीं निकलेंगे। आपको ये रिएक्शन होगा, याद होगा आपने, यार पानी पिलो, याद होगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आपने पढ़ा था। याद है आपको? जिसके अंदर सक्सिनेट 2 प्रोटॉन को रिलीज करता था, वो प्रोटॉन FADH2 के साथ मिल जाते थे और फ्यूमारेट बन जाता था जो कि 4 कार्बन वाला है। ये रिएक्शन वहां आप पढ़कर आए हो, ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है। और फिर ये बेटा तब्दील होगा मेलेट में, और मेलेट की बेटा ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल ऑक्सीडेशन, ठीक है। और आफ्टर ऑक्सीडेशन ये तब्दील हो जाएगा रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑक्सैलो एसीटेट में। एक NaDH आपको और मिलेगा। क्या मिलेगा? एक NaDH जो है बेटे वो आपको और मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं ना आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पर देखें, वो है पता क्या, वो है वाटर की। देख लो, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां यूज हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां यूज होगा, दूसरा और ये तीसरा। 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो यूज होते हैं, ये नहीं भूलना। दो कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में रिलीज होते हैं, ये भी नहीं भूलना। दूसरी कहाँ है? पहली तो ये रही, दूसरी ये रही। एक तो पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन में रिलीज होती है ना, टोटल 3 होते हैं वैसे कार्बन, लेकिन एक तो पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन में हुई ना, 2 क्रेब्स साइकिल में रिलीज होती है।
ये नहीं आपने बातें भूलनी। 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, ये बातें भी आपने याद रखनी है। चले अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट बातें बताता हूं। देखो बेटा, अब ना आपके पास ज्यादातर जो मिले हैं ना, आपको मिला है NaDH, FADH2, आपको कुछ हद तक ATP भी मिले हैं, लेकिन आप एनर्जी के तौर पे तो ATP इस्तेमाल करते हो ना। ये NaDH और FADH को ATC से गुजारो तो ये भी आपको ATP बना देता है, कन्वर्जन कर देता है ATP की। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है, ये भी आपको दे देगी। अब पहले तो मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता दूं, फिर अगली बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो, मैं उनको इंतज़ार करें, मैं भेजता हूँ। मैं लेक्चर पढ़ा के फिर मैं अब जुम्मे के बाद। हाँ हाँ जी ठीक। अच्छा बिल्कुल। अच्छा देखो बेटा, एक क्रैब साइकिल में सिंपल एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हुआ था ना, आपको 3 NaDH मिले। आप ये गिन सकते हो, 1 2 एंड दिस विल बी 3, और एक FADH मिला। और आपको एक ही ATP मिला, 1 ATP। यह आपका टोटल प्रोडक्शन है एक क्रैब साइकिल से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो बेटा एक ग्लूकोज में तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में निकलते हैं ना, 2 पायरोवेट निकलते हैं, तो सारी चीजें आपको डबल करनी पड़ेगी। 6 NaDH, 2 FADH2 और 2 ATP। समझ आ गई? ये आपको डबल करने पड़ेंगे। अब मैं वापस जाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। अब बात बड़ी ट्रिकी सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। यार मेरी बात सुनो, एक तो ये पंसार की दुकान से उठाओ रोगने बादाम, दो ले लेना, 2 रोगने बादाम, और अपनी फार्मेसी पे जाओ, वहाँ पे फाइबो का डब्बा होगा, वो एक ले जाओ, जल्दी जाओ और यहाँ लेके आना जल्दी से। अच्छा बेटे देखो, ये कैसे होगा, ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर दोगे ना, थोड़ी सी तवज्जो अगर आप मुझे दोगे, ये बात मैं आपको समझा दूंगा कि ये सारे का सारा जो अमल है ये किस तरीके से हो रहा है। देखें, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर वीडियो वाला याद हो, मैंने जो आपको बताया था, जो था कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है ना, कीमियो ऑस्मोसिस जो क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, अब यही कीमियो ऑस्मोसिस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस कीमियो ऑस्मोसिस में आप NaDH को बदल रहे हो ATP में। कैसे बदलोगे? इसमें भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करना आपने, इसमें भी प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करना है। अब देखें कैसे होता है, देखो मैं बताता हूं।
मैं ना एक स्लाइड ऐड कर दूं, मैं खुद से समझाता हूं। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया, ये क्रिस्टी है। ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है। दो, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हो। और इसको इनर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब रिएक्शन कहाँ होता है? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो पार्ट्स है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, यूं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स है वो क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी की सरफेस पे होती है। समझ आ गई बात? अब क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है जिससे एटीपी आपने बनाना है वो NADH है। फर्ज कर रहा हूँ वो NADH2 है, ऐसे ही है ना। अब आपने अगेन उसी तरह प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करना है, यानी प्रोटॉन की तादाद में फर्क लाना है अंदर और बाहर। यहां पर जब ये बेटे बदलेगा, आपको पता है ये जनाब पहले वाले से निकल कर प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे। सिर्फ यहीं से नहीं आएंगे, यहां से भी कुछ, यहां से भी प्रोटॉन लीक होंगे। और जब प्रोटॉन इकट्ठे होंगे, NADH ब्रेक हो रहा है मैट्रिक्स में, NADH ब्रेक हो रहा है मैट्रिक्स में, और प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, जिसकी वजह से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस पे पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज होता जाएगा। समझ आई? और जब यही प्रोटॉन एटीपी सिंथेज एंजाइम से, देखें प्रोटॉन यहां जमा हो रहे हैं, जब यही प्रोटॉन इसमें से गुजरेंगे, these proton will provide the energy to activate the ATP synthase। ATP synthase एक्टिवेट हो जाएगा। और this ATP synthase will convert ADP plus inorganic phosphate into
एटीपी। इस तरीके से होता बेटा, पहले प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन प्रोटॉन्स को एटीपी सिंथेज में से गुजार कर एटीपी बनाया जाता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में ऑपोजिट है, वहां ये अंदर इकट्ठे किए जाते हैं, वहां उल्ट है। वहां जो थैलाकाइड होती है ना, यूं यूं, वो अंदर होती है पॉजिटिव, बाहर होती है नेगेटिव। ये क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकाइड में। अब ये किस तरीके से हो रहा है, अब ये रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, रिएक्शन पढ़ लेते हैं बेटा। देखें, अब सबसे पहले आपको पता है कि एक NaDH प्लस H रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन और कन्वर्ट हो जाएगा NaD में। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, ये जाते हैं कोएंजाइम Q के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, फिर जाते हैं साइटोक्रोम B के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम C के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम A के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास, और A3 से फाइनल यहाँ पर कुछ यही 2 प्रोटॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन इसका वेट कर रहे होंगे, जो कि इसको बदल देंगे पानी में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फाइनल एक्सेप्टर जो है बेटा वो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर ये होती है। अच्छा, इसमें जो है बेटा एक एटीपी बन जाएगा शुरू में, यहां बन जाएगा, ठीक हो गया। एक एटीपी साइटोक्रोम बी और सी के दरमियान में बनेगा यहां, और एक एटीपी यहां लास्ट बनेगा। मतलब एक NaDH टूटने से पहले पहले 3 एटीपी दे देता है। इस तरीके से 3 एटीपी देगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो FADH2 है उसकी भी सुन लेते हैं जी। ये तब्दील होता है FAD में, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वो देगा इसको। यानी ये जो ये वाला एटीपी है ना पहले वाला, वो FADH से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि FADH के इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जाइज्ड होते हैं, वो 2 एटीपी देता है सिर्फ आखिर वाले। ये जो शुरू वाले एटीपी है ना, ये नहीं देता, ये जिसमें मैं स्टार डाल रहा हूं, ये नहीं देता। FADH2 आखिर वाले 2 दे देता है। बात समझ आई? नहीं, एक NaDH2 तैयबा 3 एटीपी बनाता है और एक FADH2 2 एटीपी बनाता है। अब मैंने ना ओवरऑल कैलकुलेशन आपको सिखानी है, जरा सुनना, जरा सुनने वाली बातें। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुई ग्लाइकोलाइसिस, ऐसे ही है। अभी हम टोटल करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस हुई और ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बने, ऐसे ही हुआ, 2 पायरुविक एसिड बने। ये 2 पायरुविक एसिड बने तो बदले में आपको मिला ये 4 एटीपी।
अभी हम टोटल कर रहे हैं, माइनस नहीं करना अभी कुछ भी। और साथ में आपको 2 NADH भी मिले। आपको अभी मैंने बताया कि NADH विल बी इक्वल टू 3 ATP, FADH2 विल बी इक्वल टू 2 ATP। ओके हो गया। अच्छा बेटा, FADH के 2 इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जेटिक होते हैं, वो पहले वाला ATP नहीं बनाते, बाकी 2 ATP बनेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, बस पहले वाला ATP नहीं बनता, वो सिर्फ NADH से बनता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। चार ATP, ये जो 2 NADH हैं, दिस विल बी इक्वल टू 6 ATP। सही हो गया। इसी तरह जब पायरुविक एसिड तब्दील होगा 2 एसिटाइल, यानी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी, कोएंजाइम एम, इस दौरान एक पायरुविक एसिड से 1 NADH बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? 2 NADH बनेंगे। तो 2 NADH से अगेन ये बराबर होगा 6 ATP के। आगे ये एंटर हो जाएगा क्रैब साइकिल में। मैंने बताया था कि एक क्रैब साइकिल में 3 NADH बनते हैं, लेकिन 2 एसिटाइल कोएंजाइम से 2 क्रैब साइकिल होंगे, तो टोटल NADH बनेंगे 6। 2 FADH2 बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। ये मैंने पहले लिखा हुआ ग्लूकोज से ना, मैंने इसमें पढ़ाया था ये। तो 6 NADH विल बी इक्वल टू 18 ATP, 2 FADH विल बी इक्वल टू 4 ATP और 2 ATP डायरेक्ट बने। इन सब को जमा कर लो, बनेंगे 40 ATP। करो जमा, 40 बनेंगे जी। ये है ग्रॉस प्रोडक्शन। टोटल 40 ATP बनते हैं। अच्छा, अब देखो, ये वाला जो NADH है ना, ये साइटोसोल में बना है। देखो मैंने लिख दिया कि ये बना है साइटोसोल में, ETC हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब इस NADH को क्रॉस करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, और NADH जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो एक NADH 1 ATP खर्च कर देगा। यानी अब जब नेट प्रोडक्शन निकालोगे ना, 40 ATP है ना, तो साइटोसोल NADH वाले 2 ATP माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में भी इस्तेमाल हुए, याद है ना, वो भी माइनस करोगे तो टोटल 36 ATP बनेंगे। दिस विल बी आर नेट प्रोडक्शन। ये ATP की नेट प्रोडक्शन है। 38 नहीं 36। 2 NADH वाले माइनस करे, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले माइनस करें, तो टोटल 36 ATP की नेट प्रोडक्शन होगी। ये है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर बात करोगे प्रोकैरियोट की, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, सब काम मीजोसोम में हो रहा था, मेम्ब्रेन क्रॉस करनी नहीं पड़ती, तो वहां जो NADH वाले ATP हैं वो माइनस नहीं होंगे, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाले
2 ATP माइनस होंगे, तो ये बन जाएंगे 38 ATP। मतलब प्रोकैरियोट में जो नेट प्रोडक्शन है वो 38 ATP होंगे। कितने ATP होंगे? 38 ATP। समझ आई? ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, ग्रॉस 4 है, 2 माइनस करो तो 2, ETC में 3 NADH, FADH से 2, ये आप सम अप कर लें। ये मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ, ये मैं शेयर भी कर दूंगा। इवन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी लिखा हुआ कि पायरुविक एसिड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 2 इसमें बनते हैं क्रैब साइकिल में। वाटर भी लिखा है कि 3 बनते हैं इसमें क्रैब साइकिल में और 0 कोई नहीं बनता इसमें, और 2 रिलीज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ETC में भी 1 पानी बनता है, ETC में भी 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो बनता है। ये बाबा को दो। बेटा प्रोकैरियोट में क्रैब साइकिल भी होता है और ETC भी होती है। तो ये भाई, ये दोनों रिएक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम होता है, मीजोसोम में होता है, लेकिन वो एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इसलिए क्रॉसिंग में ATP खर्च नहीं होते। और बेटा ये रिएक्शन होते हैं प्रोकैरियोट में। ये आपने जो है बेटा तैयार करना, मैंने आखिर में भी ये टेबल डाला भाई, देख लें, नेट वाला है ये, नेट प्रोडक्शन है ये। यहां NADH में पहले से ही 2 ATP माइनस कर दिए। मेरी बात सुन, इसमें से 23,000 निकाला के लिए हैं। मेरे लेक्चर खत्म होने में जा रहा है, मैं लेक्चर खत्म करके ना खुद ही निकाल के देता हूँ। तूने कल ले लेने थे बेटा, समझ आया? कोई सवाल है तो पूछ लो। ऑक्सीजन जो फाइनल एक्सेप्टर है वो एटॉमिक है या हाफ मॉलिक्यूल है? हाफ मॉलिक्यूल है बेटा, हाफ मॉलिक्यूल लिखा होता है उसके साथ। शाबाश है, बहुत अच्छे। अज्वाला वो कहता है ना कि सारी रात हीर रांझा की कहानी सुनी, सुबह उठ के कहते हीर बंदा था कि बंदी थी, और NADH लिख के बताया कि 3 ATP देता है। ये देखो, लिख के नहीं बताया मैंने, ये लिखा हुआ देखो। चलो कोई बात नहीं। और कुछ? सर NADH 2 प्रोटॉन देता है तो 2 ATP देने चाहिए। नहीं बेटे, 2 प्रोटॉन तो देता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटॉन दूसरी जगहों से भी एब्जॉर्ब होते हैं। देखो मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, सब्र करो। आपने देखा था ना जब मैंने आपको कीमियोऑस्मोसिस उसमें पढ़ाया था, इसमें क्लोरोप्लास्ट में, तो प्रोटॉन सिर्फ जो है बेटा वो वाटर से ही नहीं, बल्कि कुछ प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से खुद ब खुद जा रहे थे थैलाकाइड में। तो यहां पे भी देखें, मैं दिखाता हूं, हो रहा है अभी वो। ये वीडियो देखो जरा। ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी के ऊपर देखो लेबल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये क्रिस्टी मेम्ब्रेन है। अब ये देखें, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है बेसिकली। अब ये NADH को तोड़ेगा, इससे प्रोटॉन रिलीज होंगे। ये देख लो, ये मैट्रिक्स में हो रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये देखो, ये प्रोटॉन गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही रहेंगे। कौन एंजाइम Q के पास आए,
ये साइटोक्रोम के पास जब आएंगे ना तो साइटोक्रोम मैट्रिक्स से और प्रोटॉन बाहर फेंकेगा, फिर साइटोक्रोम ए फेंकेगा। अब देखो ये साइटोक्रोम पे आशा आ गई ना, साइटोक्रोम ऐसे नहीं जाने देगा। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और गए, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास, फिर ए के पास जब आएंगे फिर जाएंगे दोबारा। एफ डी ने भी ऐसे ही दिए, यहां से नहीं निकलेंगे इसके प्रोटॉन। ये देखो यहां से साइटोक्रोम सी से फिर ये निकले, फिर प्रोटॉन निकले। मैं ये बताने का मकसद ये कि प्रोटॉन सिर्फ NADH से नहीं निकल रहे, इस जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से आया था वो और प्रोटॉन भी देगा। हाँ जी, लास्ट प्रोडक्ट वाटर होगा। अभी देखो ये प्रोटॉन इकट्ठे हो गए ना तो बाहर चार्ज पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो जाएगा। अब यही प्रोटॉन इससे गुजरेंगे ATP सिंथेज से और ATP जनरेट होगा। अब देखिए ये प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा था ना कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा, मिकदार का फर्क पैदा करते हैं। बाहर प्रोटॉन ज्यादा ATP बनाने के लिए, अब देखें ये प्रोटॉन, ये देखें ये ATP बनेगा, ये देखो ये ATP बन रहा है। ATP सिंथेज में से प्रोटॉन गुजरते रहेंगे और ATP बनता रहेगा। इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन होता है। मेरा ख्याल अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको मैंने 1-2 बातें और समझानी है, वो बता दूं मैं, फिर अगली बातें करते हैं। देखो तुम्हारा सवाल लेता हूं 1 मिनट। हमारे पास जो ATP प्रोडक्शन है ना, एक हुई है वो ETC के थ्रू, ये ऑक्सीडेटिव ATP प्रोडक्शन है। और एक होती है सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। वो होती है बेटा जो डायरेक्ट ATP बना। बताता हूं, देखें जो है आपके पास ना 10 NADH बने और 2 बने FADH2। 10 NADH ने आपको दिए 30 ATP ETC से गुजर के, और इसने दिए 4 ATP। ये जो 34 ATP हैं लिखा बिल्कुल, जो 34 ATP है ना, ये ऑक्सीडेटिव ATP है। एक ही ले आया, चलो ठीक, तो मेरे घर देखे अभी। ये 34 ATP जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। 90% बच्चे MCQs गलत करते हैं ये वाला। अच्छा, और जो सबस्ट्रेट लेवल वाले ना, ग्लाइकोलाइसिस में जो है बेटा, जो 4 ATP बनते वो, और क्रैब साइकिल में एक ग्लूकोज से वो 2,
तो देख लो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। ये सबस्ट्रेट लेवल वाले। एटीपी ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं जी, तैयबा का सवाल क्या था जी, ईटीसी तो क्रिस्टी पर होती है या आउटर मेम्ब्रेन? ओ बेटे क्रिस्टी पर होती है। आउटर मेम्ब्रेन तो ये है ना, ओहो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये देखो ना लिखा नहीं वो आउटर मेम्ब्रेन, बेटे ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या इसके ऊपर हुई है? इनर मेम्ब्रेन पर ही हुई है, आउटर मेम्ब्रेन पे तो नहीं हुई जी। लास्ट प्रोडक्ट वाटर है। सर मुझे तहरीन के सवाल की समझ नहीं आई। मीन आपने जो जवाब दिया है उधर तो इतने प्रोटॉन थे, तो एटीपी कैसे? तो बेटा वो प्रोटॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन, देखो जो NADH होता है ना वो ज़्यादा प्रोटॉन बाहर ले जाता है, FADH कम प्रोटॉन बाहर लेकर जाता है। तो ओवरऑल जमा करो तो FADH आपको 2 ATP पैदा करवाएगा और NADH 3 ATP पैदा करवाएगा। बाहर प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन जमा करने होते हैं, यहां प्रोटॉन जमा करने होते हैं, यहां पर, ये इस एरिया में। चलो बेटा टाइम भी ख़त्म हो गया, लेक्चर भी वाइंड अप हो गया। इसकी अच्छी बात दोबारा दे रहा हूँ, आज के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी आज के लेक्चर की, डेली कोई नहीं मिलेगी, आज मिल जाएगी, ठीक है ना। ये 43 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, घर बैठ के तसल्ली से इसको सुनना, ठीक है। नहीं दोबारा कोई नहीं आनी।